हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने आ चुकी हूँ। आज का सेक्शन लेकर सीटेट का प्रिपरेशन करेंगे हम, तैयारी करेंगे हम। तो आज हम देखेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में कुछ ग्रामर आते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और इन्हीं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को समझना आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने गद्यांश दिख रहा है। गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने, उसे पढ़ना होगा, एंड उसे पढ़ने के बाद आप उसके आंसर देंगे। कुछ नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आंसर जो होंगे वो उन्हीं जो आपके सामने गद्यांश दिख रहे हैं उन्हीं में से होंगे, और आगे एक पद्यांश भी मिलेगा। तो 15 जो होता है, 30 का सेट है ना ये। तो 30 के सेट में जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके ज़्यादातर 15 क्वेश्चन निकल जाते हैं 6 से 7 क्वेश्चन गद्यांश में से, और 6 से 7 क्वेश्चन आपके पद्यांश में से निकल जाते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका ग्रामर बेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हिंदी का होगा। साइकोलॉजी की क्लासेस मिल ही रही हैं आपको, ईवीएस की क्लासेस मिल ही रही हैं, और हिंदी का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी प्लेलिस्ट में बन चुका है, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आपने मेरी स्ट्रेटेजी अगर देखी हो 45 दिन की, तो 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हम ये अपना वीडियो स्टार्ट किए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वीडियो चला रहे हैं। आप हमारे वीडियो पर हमारे साथ जुड़ करके, आर्यन एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 दिन की पहली जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट। पहले हमने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर पेपर हम पहले करेंगे, एंड फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी 90% बनती है, एंड देन लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट पूरे प्रॉपर टाइमिंग में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने गद्यांश है, इसे आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन के बाद आंसर देंगे। फटाफट किया जाएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट आई होप ये जो है पढ़ चुके होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो देखिए, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा किस रूप में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है आपके सामने। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, 91 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। बैंक की अवधारणा में होता क्या है, लेन देन की प्रक्रिया होती है, बट यहाँ बात हो रही है शिक्षा की। तो शिक्षा लेन देन की प्रक्रिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन इज राइट। बट आपको मैं ये बता दूं कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में, फोर्थ तो उपहारों का लेन देन है, ये होगा नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या लिखा है, केवल। ये जो केवल शब्द है दोस्तों, आपके लिए एक कीवर्ड है। केवल शब्द अगर मिलता है तो वो हमेशा ही नेगेटिव सेंस में जाता है, तो वो आपका कभी भी सही नहीं हो सकता। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। केवल जहाँ पर आएगा वो सही नहीं होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। छात्र अपनी किस वास्तविकता को, देखिए स्टूडेंट्स को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, और वे अज्ञानी हैं। इनमें से ऐसा क्या होगा, मतलब छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो समझिएगा। जो आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, और आपका तीनों ऑप्शन में नेगेटिव थर्ड ऑप्शन ही है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, शिक्षक को हम समझते हैं कि ऑलराउंडर है, पूरी तरह से शिक्षित है। ठीक है, शिक्षक शिक्षित होते हैं, लेकिन क्या अपने लाइफ में वो आगे और कुछ नहीं सीखते। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान हर समय कुछ न कुछ, किसी न किसी माहौल में, व्यवहार में, किसी के साथ मेल जोल में, मतलब अपने जीवन से ही इंसान सीखता है। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि इंसान सीखता रहता है। तो शिक्षक भी उन्हीं इसी समाज का ही एक अंग है जो कि जीवन पर्यंत सीखता रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। ठीक है, शिक्षा जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या नहीं जान पाते, तो क्वेश्चन जिस तरीके से है उसकी फॉर्म आंसर भी उसी तरीके से होगा। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 92 के बाद 93 क्वेश्चन आपका ये रहा। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है
शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या होगी? शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना या छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? छात्रों का देखिए दोस्तों उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिज्ञासु होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न कब होगी? अनिवार्य शर्त क्या होगा? शिक्षक की उपस्थिति। और शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, यहाँ देखिए तीसरे में दिया है अज्ञानी होना, और चौथा क्या है? छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक के संभव नहीं है, शिक्षक के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 93 का आपका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक की उपस्थिति। छात्रों के लिए उत्सुक होना तो है, जिज्ञासु होना चाहिए बच्चों को, बट यहाँ क्या कह रहा है? शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त। शिक्षा की प्रक्रिया कैसे होगी? मान लीजिए कि छात्र जिज्ञासु है, बट उसकी जिज्ञासा को शांत कौन कराएगा? एक टीचर। स्कूल में बच्चों की जिज्ञासा को शांत कराएगा एक शिक्षक। तो शिक्षक की उपस्थिति तो अनिवार्य है ना, तो अनिवार्य शर्त पूछा गया है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। शिक्षक का होना इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चे की क्यूरियोसिटी को शांत करने किया जा सकता है। कौन करेगा? शिक्षक करेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा, उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से क्या होगा? पढ़िए फटाफट ऑप्शन को और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता यही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा ज्ञान का उपहार है, सही बात है। आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, नहीं। परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है, जी नहीं। शिक्षक जो है श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, ये क्या आपको दिख रहा? उत्पीड़न यहीं पर है। गद्यांश के अकॉर्डिंग यही लाइन आपको सही हो जाएगी। यही विशेषता है कि शिक्षक को श्रेष्ठ माना जाता है और छात्र को हीन माना जाता है, जबकि शिक्षक भी जीवन पर्यंत सीखता रहता है और कोई भी छात्र हीन नहीं है। सभी स्टूडेंट में अपनी किसी कोई ना कोई विशेषता होती है। सो योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन, आपका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट कीजिए दोस्तों। गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया है, डॉट्स हैं आपके बीच में, फिल इन द ब्लैंक्स है। गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा पर, शिक्षितों की दशा पर, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर, किस पर किया गया है बताइए। देखिए, गद्यांश में करारा व्यंग जो किया है वो शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर किया गया। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, इसी चीज को लेकर के दिखाया गया है। शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है उस पर करारा व्यंग किया गया है। शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन नहीं है। शिक्षक और छात्र के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो एक मित्रवत व्यवहार होता है, और शिक्षक और छात्र जो है और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा की त्रिध्वी प्रक्रिया है, आप समझ रहे हैं ना। तो शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है इसी पर करारा व्यंग किया गया है। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, आप गद्यांश में देख सकते हैं। गद्यांश में दोस्तों थोड़ा सा उलझाया जाता है कि मतलब आपको लगेगा ये नहीं शायद ये होगा, जस्ट समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा आपको गद्यांश में भी ये लाइन मिलेगा, और सुटेबल जो होता है वो हम लगाते हैं। शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध करारा व्यंग किया गया है इसी बात पर, उनके संबंध पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। देखिए, अभी तक तो आपने देखा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके गद्यांश से रिलेटेड थे, एंड अब देख रहे हैं आप ग्रामर बेस्ड। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है, विशेषण के बारे में बताइए क्या होगा। जिज्ञासा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु और जिज्ञासाशील। देखिए, विशेषण बनाना है तो जिज्ञासु ये विशेषता है। कोई भी छात्र बहुत जिज्ञासु है, कोई नाम लेते हैं रिया, हिंदी को लेकर, रिया इन्वायरमेंटल स्टडी को लेकर के बहुत जिज्ञासु है। रिया किसी भी बात को जानने के लिए लेकर के बहुत जिज्ञासु है, तो हम क्या कहते हैं? जिज्ञासी है, जिज्ञासा वाला है, ऐसे नहीं कहते ना। जिज्ञासु है का मतलब वो बहुत ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, वो जानना चाहती है। तो सही शब्द आपका क्या निकल रहा है? जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है। एक व्यक्ति की विशेषता है, रिया की ये विशेषता है कि वो बहुत जिज्ञासु है। ठीक, तो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, जिज्ञासु। उ उपसर्ग इसमें लग गया है जिससे कि ये विशेषण बन गया, जिज्ञासा से बन गया जिज्ञासु। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन है 94।
अभी तक हमने 96 किया। ओके, ये दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ तक हम कर चुके हैं, जिज्ञासु तक हम कर चुके हैं। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। और 97, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? देखिए प्रत्यय से यहाँ पे आ गया, वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता और विचारधारा। प्रत्यय, देखिए वास्तविकता, किसी भी एक सार्थक शब्द के अंत में शब्द लग करके किस उसकी एक उसका एक अर्थ प्रकट करता है, तो वो होता है प्रत्यय। अब मतलब उपसर्ग जो है पहले लगता है, पिछले में मैंने सॉरी गलती से उपसर्ग बोल दिया, पिछले क्वेश्चन में उपसर्ग नहीं है वहाँ पे, वो विशेषता प्रकट किया, जिज्ञासु की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्रत्यय है वास्तविकता। वास्तविकता में कौन सा प्रत्यय है? ज्ञानमान में प्रत्यय है, या विशेषता में प्रत्यय, या विचारधारा में प्रत्यय? किस में प्रत्यय का उपयोग हुआ है? और बात यहाँ पे यह है कि दो प्रत्ययों का। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वास्तविकता। वास्तविकता में देखिए विशेषता में एक प्रत्यय है, आ प्रत्यय, ज्ञानवान में आन प्रत्यय है, विचारधारा में कोई प्रत्यय नहीं है। वास्तविकता ही एक ऐसा शब्द है जिसमें दो प्रत्यय है। कौन कौन से? वास्तविकता में इक प्रत्यय और आ प्रत्यय। वास्तविकता, वास्तविक, वास्तव में इक प्रत्यय लगा तो वास्तविक बना, और वास्तविकता में ता आ प्रत्यय लगा तो वास्तविकता बन गया। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, वास्तविकता। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। नितांत शब्द का अर्थ क्या होगा? 98 क्वेश्चन देखिए, केवल, एकांत, बहुत और बिल्कुल। दोस्तों नितांत शब्द का अर्थ होगा बिल्कुल, मतलब प्रस्तुत नितांत शब्द का अर्थ है मतलब बहुत ज्यादा जरूरी जो होता है, जैसे बिल्कुल, इसे हम नहीं छोड़ सकते, नितांत आवश्यक है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है कि यह कार्य नितांत आवश्यक है, मतलब बिल्कुल आवश्यक है ये चीज। तो 98 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल। जरूरी काम जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत यहाँ पर है, बट बहुत सारे दोस्त हमारे हो सकता है थर्ड ऑप्शन कर दे कि बहुत जरूरत, नितांत का मतलब बहुत आवश्यक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा कि बिल्कुल, जो कि करना ही करना, बिल्कुल फैक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ होगा। ऐसे ही आते हुए भी क्वेश्चन छोटे छोटे हम समझते नहीं है ठीक से, तो गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन सामने आए हुए होंगे, आप ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। आपको मतलब वैसे ही क्वेश्चन सामने मिलेंगे तो आप कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये आंसर था, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया है तो इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 99 क्वेश्चन। तो 99 क्वेश्चन में दोस्तों, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द में जग किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो सिद्ध, सिद्ध के नीचे अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित शब्द कौन सा आपका? सिद्ध है रेखांकित शब्द। अब रेखांकित शब्द सिद्ध है तो उसमें क्या हो सकता है? परम अज्ञानी मानकर अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। सिद्ध करना मतलब प्रमाणित करना, आपको प्रूफ करना। तो आपका यहाँ पे प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित और प्रतिस्थापना। दोस्तों अंतर्निहित मतलब उसी के अंदर जो होता है, प्रतिफलित उसका फल, प्रतिस्थापना उसकी स्थापना। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है। सिद्ध करना का मतलब होता है प्रमाणित करना। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, प्रमाणित हो जाएगा सिद्ध का अर्थ। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हम करेंगे 100 मतलब 100वां क्वेश्चन। 100 यहाँ से 91 से स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस सेट कोई भी उठाएंगे या प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठाएंगे तो 91 से स्टार्ट होता है और 120 तक क्वेश्चन जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन पूरा होता है। तो पूरे 30 क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्तों, और आपके लिए पूरे 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब तो करिए, जरूर कीजिए। चलिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन ये आप देख लीजिए, केवल मूल्यों को और केवल अपनी अपनी तर्क शक्ति और केवल मनोरंजन, ये तीनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे क्योंकि इसमें केवल लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर तुरंत निकल के आ गया कि अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। और अगर आप ऐसे भी सोचें कि कहानी, कविता और गीत और नाटक, ये सब का माध्यम क्या है? बच्चों को बताने का माध्यम क्या है? कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत और नाटक के माध्यम से हम अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को बताते हैं। संस्कृति की हमारी जो अमूल्य धरोहर है, जो हमारे महान पुरुष हैं, उनके बारे में बताते हैं, जिससे कि बच्चे उनके बारे में जान सकें और सीख सकें और अपने व्यवहार में उसे ला सकें। तो अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। और फिर मैं बता रही हूँ, केवल जहाँ भी है उसे आप नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम देखेंगे 101 क्वेश्चन।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य थी। प्राथमिक स्तर पर 1 to 4th लेवल के 1 to 5th लेवल के बच्चों के लिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए भाषा सीखने का सबसे अच्छा, सब सर्वोपरि मतलब सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? क्या होगा बताइए? 101 क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आ जाएगा अपना, चारों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इससे टाइम खर्च होता है। मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता और अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको ऑप्शन, और 2 बार कम से कम आप पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए और समझिए, जिससे कि आपको पढ़ करके समझने की कुशलता आपकी विकसित हो जाए। सिर्फ आपको आंसर रटने नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मेन पर्पज यही होता है कि बच्चों में अपनी भाषा का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, बच्चे अपनी बातों को कह सकें और दूसरों की कही हुई बातों को यथासंभव प्रयास से मतलब जो भी कुछ कह रहे हैं वो समझ सके। ठीक है, अपनी बात को कहना और दूसरे की बातों को समझना होता है कम्युनिकेशन, अभिव्यक्ति में सक्षम होना, और ये इसी के स्किल को व्यक्त करना ही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सर्वोपरि हो जाता है भाषा के लिए। सो योर आंसर दैट विल बी 4th ऑप्शन इज राइट। बात की अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। ठीक, बाकी सब होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन पे जाता है जो आपके लिए सबसे अच्छा लगे, सबसे सही लगे, और जिसमें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का बच्चे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल, जब सबसे महत्वपूर्ण जो लगे। अब देखिए सिर्फ मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ मुहावरा लोकोक्ति, और वो भी बड़े क्लास में होता है। मुहावरे लोकोक्ति तो होगा ही नहीं प्राइमरी में। कहानी कविताएं दोहराने की कुशलता भी नहीं है, बस रटाना नहीं है हमें इसको, इससे रटन प्रणाली पर आपको जोर नहीं देना, इससे समझ लीजिए। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास भी प्राइमरी लेवल में नहीं होता है, वो होता है जाकर के आगे जूनियर लेवल पे। और ये भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत फराटेदार बोलना। बात ज़रूरी है कि हम किसी की बातों को समझ सकें और अपनी बातों को कह सकें। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ कि जिससे कि आपको सिर्फ रटना नहीं है, मेरा मेन पर्पस है कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म को अच्छे से समझ सकें और उसका आंसर किसी भी तरीके से आए, थोड़ा सा इधर उधर भी करके आए तो आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे तो आंसर दे पाएंगे। अगला हो जाएगा लिखना। क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, या एक तरह की बातचीत है, या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है बच्चों के लिए लिखना, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। देखिए लिखना क्या होता है? यंत्रवत होता है। लिखते हैं हम, तो उसमें हाथों को चलाना, मतलब आपका जो हाथ है उस मूवमेंट होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, तो उसको हम यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। आपका बीच में भरना है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर आते हैं। तो घर परिवार और पड़ोसी, या फिर घर परिवार और परिवेश, घर परिवार और दोस्तों को, या फिर घर परिवार और टीवी को। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, 102 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, एक तरह की बातचीत है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ और लिखना कहा था, लिखना साइकोलॉजी को लेकर के अगर हम चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, साइकोलॉजी को लेकर के अगर हम चलते हैं तो लिखना जो होता है एक सूक्ष्म यांत्रिक प्रक्रिया है साइकोलॉजी के थ्रू। बट भाषा को लेकर के हम कहेंगे तो लिखना एक तरह की बातचीत है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखना एक तरह की बातचीत है भाषा में अगर आए तो। अगर साइकोलॉजी में आता है आपका आंसर क्वेश्चन आपका, तो साइकोलॉजी में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो एक तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज की तरह होता है। हाथों को चलाना एक सूक्ष्म यांत्रिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह की बातचीत है, 3rd ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो होगा आपका 103, इस क्वेश्चन में देखिए एक कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं मतलब घर परिवार और पड़ोसी, घर परिवार और परिवेश, घर परिवार और दोस्तों, घर परिवार और टीवी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, उनको घर परिवार और अपना परिवेश, घर परिवार मतलब अपना घर हो गया, घर परिवार देखिए सभी में है। ठीक है, सभी ऑप्शन में है, बट सेकंड ऑप्शन चेंज है, पड़ोसी है, परिवेश है, दोस्तों है और टीवी है। कक्षा 1 का बच्चा उतना दोस्तों से और उतना पड़ोसियों से और टीवी, ये सारा कुछ आपका किस में आ जाता है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चा पड़ोस से भी सीखेगा, दोस्तों से भी सीखेगा, टीवी से भी देखता है तो उसका नकल करता है। बट परिवेश मतलब क्या होता है? आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडी में पर्यावरण अध्ययन में बताया गया परिवेश हमारे आसपास का वो सारा आवरण,
पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का आवरण है। तो परिवेश का मतलब हमारे आसपास की सभी चीजें, पड़ोस भी आ जाएंगे, दोस्त भी आ जाएंगे, टीवी भी आ जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, घर परिवार और परिवेश। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 104 पे हम आएंगे। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ कब से हो और किसी के लिए हो? तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो दोनों जगह पे आपको फिल करना है। क्या होगा? देखिए 104 में हो जाएगा आपका यहाँ पे कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सिर्फ अक्षर ज्ञान और मनोरंजन सही नहीं होगा। शब्द पहचानना और मूल्यांकन भी नहीं। अक्षर ज्ञान और उद्देश्य, उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उद्देश्य ही पूछ रहा है, उद्देश्य तो होगा लेकिन सिर्फ अक्षर ज्ञान पहचानने से नहीं, बल्कि यहाँ पे समझिएगा सिर्फ अक्षर ज्ञान पहचानना या शब्द को पहचान लेना नहीं, बल्कि शब्द को हम पहचान रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है ये भी पता हो। अक्षर का हमें ज्ञान है तो उस अक्षर को जब मिला करके कहीं लिखेंगे तो उसका अर्थ क्या बन रहा है अगर ये भी पता हो कि वो अक्षर किस चीज के लिए, किस चीज को इंगित करता है। क का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, ये सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, अर्थ के लिए हो और किसी पर्पस से हो, किसी उद्देश्य से हो। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा 105वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। दोस्तों देखिए, प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, और सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो मैंने कई बार बताया दोस्तों, यहाँ पर आप अंडरलाइन जरूर कर लेंगे और देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो क्या नहीं हो सकता, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता। देखिए संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाता है तो ये हो सकता है। चित्रकारी की स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम, बिल्कुल अपनी बात की अभिव्यक्ति हम चित्रकारी के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा के में संबंध बनाने हुए विस्तार देना, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव वे में जाता है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है सो राइट आंसर हो जाएगा ये, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये कोई स्किल नहीं है। सुनी हुई बात को हम अगर ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं तो ये कोई स्किल नहीं है। आपका क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है, इस समय यहाँ पे आपको देखना है भाषा कौशल आपका लैंग्वेज स्किल जो है उसमें कौन सा आपके लिए सही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा दोस्तों? जरूरी नहीं है भाषा के चारों कौशल कौन कौन से होते हैं बताइए। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम से सीखे जाते हैं। और कोई कोई बच्चे पहले सुनना तो होता है, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये क्रम तो सही है, लेकिन भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ये जो चारों कौशल हैं ये चारों एक दूसरे से, इनकी बॉन्डिंग बनी होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम कैसे सीखते हैं? सुनना बोलना से संबंधित है, पढ़ना लिखना, सुन करके हम बोलते हैं और पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। कुछ बच्चे पहले लिखना सीख लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। तो बोलना संबंधित है पढ़ने से, सुनना संबंधित है लिखने से। हम जब पहले सुनते हैं कुछ माइंड में जाता है तभी लिखते हैं। सुनना संबंधित है लिखने से, बोलना संबंधित है पढ़ने से, और ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अगला चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा किसका और किसका एक उत्तम साधन है? सुनने, बोलने और सोचने का, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का, सोचने महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का, या पढ़ने लिखने समझने का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाषा दो जगह आपको फिल करना है, सोचने का, महसूस करने का और चीज़ों से जुड़ने का एक माध्यम है, उत्तम साधन है। भाषा क्या है? भाषा को सिर्फ और सिर्फ हम सुनते बोलते और नहीं है। सोचना देखिए पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में नहीं है। तो सोचना
ठीक है, भाषा सुनने के बाद हम सोचते हैं, और सोचते हैं तो हम उसके बारे में कुछ भी पहले हम देखिए महसूस करते हैं उस चीज़ को, और चीज़ों से हम जुड़ते भी हैं। तो आपका 107 का हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन कि सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का माध्यम है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि भाषा के आगे तो एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, तो दो ही चीज़ें यहाँ पे होंगी, और ये तो तीसरा है क्योंकि कॉमा करके दिया गया, तो ये ऐसे तो सब में है। ठीक है, ऐसा तो सब में है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का माध्यम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। C-TET के बारे में मैं आपको बता दूं कि C-TET के बारे में जब भी हम करते हैं तो C-TET के बारे में जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बहुत ही सोच के समझ के, चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको राइट दिखते हैं, सही दिखते हैं, लेकिन वहां पर सही दो में से एक चुनना है। दो तो आप गलत कर दोगे, रॉन्ग निकाल दोगे, लेकिन दो में से एक चुनना है। तो वहां पे थोड़ा सा देखिएगा, सबसे परिष्कृत लैंग्वेज किस में है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड किस में है, और कौन सा बच्चों को लेकर बाल केंद्रित शिक्षा की ओर बच्चों को इंगित करके दिया गया है, वो आंसर आपका सही होता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, किस पर, रचनात्मकता पर बल देगा भाषा। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है बच्चों में, देखिए रचनात्मकता का मतलब क्या है, भाषा हम सुने तो उसको हम सुन करके उसमें कुछ जोड़ देते हैं, ये होता है रचनात्मकता। तो अनुकरण, सीखता भी है बच्चा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, बच्चा सीखता भी है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोस्तों, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है, सबसे पहला तो होता है व्यवहारवादी। हाँ, यहाँ पर देखिए ये मेन उद्देश्य, यहाँ पे ये मेन चीज आपको इंगित कर रहा है आंसर की तरफ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब व्यवहार में क्या आता है, बच्चा व्यवहार जब किसी को कुछ करते हुए देखता है तो वहाँ वो अनुकरण करता है। व्यवहार में क्या होता है, अनुकरण होता है। तो वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, अनुकरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। व्यवहार का मतलब वहाँ पे पढ़ना लिखना नहीं होता है। व्यवहार में क्या होता है, बच्चे किसी को देखते हैं और देख करके उसको सीख लेते हैं, तो अनुकरण करते हैं। ठीक, अगला आपका हो जाएगा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये दोस्तों कुछ उस मतलब पढ़ने में जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साइकोलॉजी से अटैच है और शिक्षा में आते हैं। तो ये देखिए, पढ़ने के लिए जब भी आए तो वहाँ पे आपका डिसलेक्सिया होगा, लिखने के लिए जब भी आए तो वहाँ पे आपका डिसग्राफिया होगा, एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड जब भी आए तो वहाँ पे आपका डिसकैलकुलिया होगा, मतलब गणितीय अक्षमता कुछ होती है, संख्याओं से रिलेटेड कुछ होता है, तो वहाँ पे डिसकैलकुलिया होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है। फिलहाल यहाँ पे पढ़ने की बात जहाँ आ जाए, देखिए यहाँ पे पढ़ना दिया है ना, पढ़ने की बात जहाँ आ जाए वहाँ पे आपका डिसलेक्सिया होगा आंसर। ठीक है, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। देखिए पठन अरुचि है तो इंटरेस्ट ना होना ये चीज नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ने की अक्षमता का को कहा ही गया है क्या, डिसलेक्सिया। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, डिसलेक्सिया। अगर लिखने की बात होती तो डिसग्राफिया होता, बट यहाँ पे डिसलेक्सिया राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सब में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखिए वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। जब भी हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे समाज आ जाएगा, समाज से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो कि वाइगोत्स्की कहते हैं। तो वाइगोत्स्की किस पर बल देंगे, कविता दोहराने पर बिल्कुल नहीं, कहानी सुनने पर जी नहीं, कार्यपत्रक, वर्कशीट और परस्पर अंतःक्रिया। देखिए परस्पर अंतःक्रिया कब और कहाँ होगी, जब दो लोग मिलेंगे तब, दो से चार लोगों जब मिलते हैं तब, ये किस में होता है, तो समाज में होता है। सोशलाइजेशन को ही कहते हैं परस्पर अंतःक्रिया, किसी चीज़ों से मिल करके कुछ करके निकालना। तो परस्पर अंतःक्रिया जो होती है ये हो जाता है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधार। अब यहाँ पे देखिए समाज शब्द तो नहीं दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कविता दोहराना अकेले भी हो सकता है, कहानी सुनना सुन लिए हम, एक नॉर्मल सी चीज है, कार्यपत्रक वर्कशीट हम तैयार कर लिया। परस्पर अंतःक्रिया का, परस्पर का मतलब होता है दो लोगों के मेल से, कुछ लोगों के मेल से। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि समाज की ही बात हो रही है, परस्पर अंतःक्रिया का मतलब यही हुआ। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः क्या है ये, इन उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। जी हाँ,
उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे दोस्तों देखिए हो जाएगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। मतलब क्या कि सभी बच्चे अलग अलग भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए हैं। कोई बच्चा किसी भाषा को जानता है, कोई बच्चा किसी भाषा को जानता है। तो क्या करेंगे आप? एक टीचर है जो कि पढ़ा रहा है बच्चों को, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ हिंदी भाषी बच्चों को ही रखें, बाकी और बच्चों को जो हिंदी नहीं बोल सकते, अलग पृष्ठभूमि से है, उन्हें हम कक्षा से बाहर कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको सभी भाषाओं का सम्मान करना होगा। उनकी कक्षा में उनको सम्मान देना अनिवार्य है। सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना। ऐसे होता क्या है, पॉजिटिव वे में हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि सभी बच्चे एक दूसरे की भाषाओं को देख करके, सुन करके, अनुकरण के साथ सीखते हैं, तो ये बेहतर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। भाषा का आकलन करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। क्या 5 पंक्तियां पढ़वा करके आप बच्चे का आकलन कर लेंगे? अगला, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, अवसर देना एक पॉजिटिव वे में जाता है, ये वर्ड आप नोट कर लीजिए। जहां भी किसी भी कार्य के लिए बच्चों को अवसर दिए जाए, मौके दिए जाए, ये आंसर आपका राइट हो जाता है। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, बट थर्ड और फोर्थ भी देख लीजिए। बच्चों से पत्र लिखवाना, जी नहीं, पत्र लिखवाने से आप ये जानेंगे पत्र बच्चा लिख ले रहा है, लेकिन क्या वो पढ़ पाता है, क्या वो अभिव्यक्ति कर पाता है, यहाँ पे सारा चीज नहीं जान पाएंगे, मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये भी पत्र लिखवाना या उत्तर लिखवाना एक चीज हो गई। तो आपका यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा गलत हो गया। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड में आप क्या कर रहे हैं? चित्र वर्णन कर रहे हैं। चित्र वर्णन अगर बच्चा कर पाता है तो वो उसकी सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को बढ़ाता है। प्रश्न पूछने का अवसर सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करेगा? भाषा की क्षमता का आकलन, सही आकलन करेगा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है सही आकलन किससे होगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? 113 का दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसके दाम नहीं बताए, इससे सिर्फ एक आंसर मिलेगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, इससे भी सिर्फ आपको एक ही आंसर मिलेगा, जो भी बेच रही होगी वो। और आजकल आम का दाम कितना है, एक ही आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हुआ और रचनात्मकता आई। यहाँ पे सोचने के लिए आपने मौका दिया। बच्चा सोचेगा कि अगर मैं आम बेचूंगा तो कितना दाम लगाऊंगा और क्यों इतना ही लगाऊंगा, ज्यादा या कम। तो यहाँ पे सृजनात्मकता आई। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रथम वरीयता देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सही होते हैं जिसमें कि ज्यादा बच्चा सोचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होगा? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारियां। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर आते हैं। रंगीन चित्र को लोग अक्सर सही लगा देते हैं कि प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों को क्या चाहिए, रंगीन चित्रकारी ही तो चाहिए। छोटी रचनाएं भी सही है, सरल जानकारियां भी सही है। चारों ऑप्शन प्राथमिक बच्चों के लिए सही है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा? रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई भी चीज़ प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इंटरेस्ट बना करके आपको लेकर चलना है। तो रोचक विषय वस्तु होगा तो उससे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखेंगे। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, गद्य और पद्य दोनों आता है। तो गद्य आप देख चुके हैं, पद्य से देखिए कुछ क्वेश्चन। नीचे दिए गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प ज्ञात कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ये आपके लिए एक कविता है, इसमें से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, या फिर जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। ये आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक के लिए कहा गया है। कविता किसके पक्ष में है? उनके पक्ष में है जो स्वाभिमानी हैं, साहसी हैं और निर्भीक हैं। देते रहते हैं न्योता का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके लिए जो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ से दो चार हो सकते हैं। चलिए, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, या फिर दूर को
दूर की चीज़ों को साफ देखने वाली, या फिर दूरदर्शिता से लैस, या फिर भविष्य का अंधकार दूर करने वाली। तो दोस्तों अंधकार को छीनने वाली, दूर की चीज़ों को साफ करने वाली, ये सब एक कॉमन आंसर है। बढ़िया मतलब जो आंसर आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ खास बात है। और शब्द पर भी जाइए सी टेट के लिए, देखिए दूरदर्शिता एक एक आपका वर्ड ही ऐसा है दूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता से लैस का मतलब हो गया दूर का सोचने वाला, जो दूरदर्शी हो, जो दूर का सोच सकता है। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, दूरदर्शिता से लैस। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का क्या भाव है? ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, या फिर उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अपने आप में ही पढ़ने में ही लग रहा है कि यही आंसर राइट होगा। स्वप्नशील रहना, जी नहीं हमेशा सपने देखते रहना बट कोई काम नहीं करना, एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल। सपनों को आमंत्रित करना, सिर्फ आमंत्रित करने से क्या होगा जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट करके उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, उच्च कोटि के सपने देखना भी जरूरी है और उन्हें देखने के लिए, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करना भी जरूरी है। जैसे आपने देखा है टीचर बनने का सपना, तो उसके लिए खूब जोरदार प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा, सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा। तम शब्द का पर्याय है। तम का मतलब क्या होता है? यामिनी, रात, अंधकार और निशा। तम का मतलब होता है दोस्तों अंधकार, यामिनी, रात और निशा भी उस पर्यायवाची है, लेकिन तम का शब्द का पर्याय पूछा है। पर्याय का मतलब होता है कि उसका अर्थ, तो ये अंधकार हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की जा रही है? नहीं झुका करते जो दुनिया से, तो यहाँ तो साफ साफ दुनिया दिखाया गया है, लेकिन सामने झुकने की बात की गई है। किसके सामने झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। देखिए राजा की कोई बात की ही नहीं है, तो राजा वाला होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे दुनिया की बात की गई, ये दुनिया देख करके आप गलत आंसर पे जा सकते हैं, जो कि दूसरा और तीसरा में आपके लिए दुनिया दिख रही है, दुनिया जैसा वर्ड आपको दिख रहा है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज होकर कोई भी लगा देंगे। बट दोस्तों समझिएगा, नहीं झुका करते जो दुनिया से, तो दुनिया का मतलब सिर्फ दुनिया नहीं होता, दुनिया में आने वाली चीज़ों को, जैसे स्ट्रगल हम करते हैं तो किस चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं? वो परिस्थितियाँ जो हमारे सामने आती हैं, इसको मतलब दुनिया से वो किया जा रहा है कि दुनिया का मतलब क्या, दुनिया में आने वाली चीज़ें जो कि कठिनाई सामने लाती हैं, विषम परिस्थितियाँ, अन्याय, बहुत कुछ होता है दुनिया में। तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वर्ड को रखा जाता है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दुनिया का मतलब हुआ विषम परिस्थितियाँ और अन्याय के सामने की बात यहाँ पे हो रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधी रीढ़ का आशय है क्या? आत्मनिर्भर होना, या फिर सीधी बात कहना, या फिर स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या अभिमानी होना। सीधी रीढ़ का आशय यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। मतलब अपने बात पर अडिग रहना, ये नहीं कि मैंने जो कहा वो सही है लेकिन फिर भी कोई आकर के किसी तरह का प्रलोभन दे दे या कुछ दे दे तो हम उस बात को मान जाएं। तो स्वाभिमानी अगर हम हैं तो अपने अभिमान के लिए, अपने स्वावलंबी होना, स्वाभिमानी होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी रीढ़ का आशय कविता में जो सीधी रीढ़ कहा गया है वो इसीलिए कहा गया, वह इंसान जो अडिग रहे, स्वाभिमानी रहे, स्वावलंबी रहे। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन इज राइट, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये 30 क्वेश्चन का पूरा सीरीज मैंने कराया, अब 45 दिन रह गए हैं और मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कराऊंगी। सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो भी 30 क्वेश्चन के होते हैं, 150 क्वेश्चन पूरे हम कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आर्यन एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। अच्छा लगा हो हमारा प्रयास तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।